हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ यूपी बीएड 2021 से संबंधित। तो सबसे पहले यहाँ पे जल्दी से हम जान लेते हैं यहाँ पे न्यूज़ कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है कि नहीं होने वाला, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे चर्चाओं में आप लोगों से बोले होंगे ज़रूर कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। जो भी न्यूज़ है वो फेक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक यहाँ पे पेपर में एक न्यूज़ आया था कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो 28 जुलाई से लेके आपका 4 अगस्त के बीच में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पहले डाउनलोड कर चुके हैं, आपको पता है कि 16 जुलाई से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे थे, तो कुछ बच्चे पहले से ही डाउनलोड कर चुके हैं अपना एडमिट कार्ड, तो वो एडमिट कार्ड भी मान्य होगा, ठीक है। जो पहले से डाउनलोड कर चुके हैं वो भी एडमिट कार्ड मान्य होगा, बस संशोधित हो के वो एडमिट कार्ड फिर से 28 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में डाउनलोड होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो पहले 30 जुलाई था, वो अब बदल के 6 अगस्त हो गया है। तो संशोधन होना ही होना है। अगर आप फिर से डाउनलोड करना चाहें तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से आप डाउनलोड कर चुके हैं तो वो एडमिट कार्ड मान्य होगा, ठीक है। तो पेपर अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया कि कैंसिल होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से जम के तैयारी करिए। पेपर आप लोगों का अभी तक जो चांसेज है कि 100% आपका पेपर 6 अगस्त को होने वाला है, ठीक। और ये तो था आज का जो न्यूज़ था। काफ़ी लोग यहाँ पे चर्चाओं में कह रहे थे, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन था, तो उनका कन्फ्यूजन अब दूर हो चुका होगा, आशा करता हूँ। अब यहाँ पे आज हम देखेंगे यूपी बीएड 2021 का यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर मेमोरी बेस्ड होगा। आपका 2020 का पेपर हुआ था, आपका यूपी बीएड का मेमोरी बेस्ड पेपर है ये, ठीक है। और इसमें आए हुए हम यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, तो कोशिश करेंगे कि 3 क्लासेस में हम 50 के 50 क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। उसके बाद मैं आप लोगों को एक 2019 का भी पेपर यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जिससे आप लोगों का 2019 और 2020 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज का पेपर। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से भिन्न कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन होगा यहाँ पे, जैसे बोल दे निम्न में से भिन्न कौन है, या फिर अलग कौन है, कह दे भिन्न कौन है। और वहाँ पे आपके पास ऑप्शन था ए, बी। यहाँ पे आपको आज के पेपर में क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शंस भी मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पता है कि 4 ऑप्शन आता है। डी पहला था यहाँ पे दही, फिर था दूध, फिर था यहाँ पे पनीर, उसके बाद लास्ट में था मक्खन। आपको बताना है इन चारों में से अलग कौन है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर में, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पूछा है निम्न में से भिन्न कौन है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन इस बार आ गया तो आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे, पहले ये बताइए। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगर आप लोग मेरी क्लास देखते हैं तो इनमें आप ध्यान से देखिए, दही है, दूध है, पनीर है और मक्खन है। आप कहेंगे कि सर चारों चीज़ें तो एक तरह की हैं, तो इसमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो दही है, पनीर है और मक्खन है, ये तीनों की तीनों चीज़ें दूध से बनाई जाने वाली चीज़ें हैं, दूध के प्रोडक्ट हैं ये। मक्खन भी दूध से बनता है एक तरह से, पनीर भी और दही भी। लेकिन दूध आपका खुद ब खुद एक प्रोडक्ट है, दूध किसी चीज़ से नहीं बनता, दूध से ये सारी चीज़ें बनती हैं, मक्खन, पनीर और दही। यानी कि इसमें से भिन्न कौन हो गया, अलग कौन हो गया। तो आपका ऑप्शन अगर दूध है वहाँ पे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोगों को कठिन क्वेश्चन नहीं होते, बस आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो आप लोग गलत करके आएंगे। ये था पहला क्वेश्चन। ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग कराऊँगा, और आपके सारे के सारे मेमोरी बेस्ड पेपर से होंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार से
बस जितना टाइम लिखने में लगेगा उसी में ज़्यादा टाइम लगेगा। जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है, तोते से संबंधित है, ठीक। ध्यान से देखिएगा बस आप लोगों को कन्फ्यूजन अगर किसी क्वेश्चन में होगा तो वो क्लियर कर दूंगा। जिस प्रकार उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है। आप लोग बताइए कि जिस प्रकार आपका उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार इन 4 ऑप्शंस में से ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है। इसमें है मछली, ठीक, मगरमच्छ, ठीक, 2 ऑप्शन हो गए, गौरैया और लास्ट में है आपका मेंढक। अब आप बताइए, इसमें क्वेश्चन बोला गया है जिस प्रकार उड़ना तोते से संबंधित, जैसे कि तोता आपका उड़ता है, अगर उसी प्रकार से रेंगना, ऐसा इनमें से कौन सा जीव है, मछली, मगरमच्छ, गौरैया और मेढक, जो रेंगता है, ठीक। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा, इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन रेंगना और जो यहाँ पे आंसर होगा उसमें होना चाहिए। तोता आपको पता है कि उड़ता है, यानी कि सही यहाँ पे दिया गया संबंध, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि अपोजिट दे देता है, ठीक है। तो अपोजिट दे देगा तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें भी आपको अपोजिट सर्च करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपका सही संबंध दिया है, उड़ता है तोता, तो रेंगता कौन है। तो आपको पता है मछली आपकी तैरती है, मगरमच्छ आपका रेंगता है। यहाँ पे दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का भी चेक कर लीजिए, गौरैया उड़ती है, मेढक कूदता है, ठीक है। तो रेंगने के अगर संबंध है तो रेंगने का संबंध आपका हो जाएगा मगरमच्छ से। दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करना है, नोट करिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। बस यहाँ पे आप लोग फोकस किए रहिएगा कि देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग को जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ उसमें से आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपका खुद क्वेश्चन कितना सही हुआ, क्योंकि मैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद थोड़ा सा समय लेने के बाद मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ, इसीलिए क्योंकि आप लोग उसका आंसर खुद से दे सकें। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग जैसे मैं लिखूं उसका आंसर देने की कोशिश किया करिए। आंसर देके बताइएगा लास्ट में कि आपके अगर 15 से 16 क्वेश्चन मैं कराता हूं तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में ही पाखंड, ठीक है। पाखंड जिस प्रकार से संबंधित है ईमानदारी से, ठीक है। पाखंड जिस प्रकार से संबंधित है ईमानदारी से, उसी प्रकार यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है साहित्य, दर्शन से उसी प्रकार से संबंधित है।
या फिर दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है हेकड़ी आपकी संबंधित किससे है? दुर्बलता से। दुर्बलता से। तीसरा है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, कभी 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 का संबंध है प्रायः से, ठीक। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे आपका छोटे का संबंध जिस प्रकार से किससे है? बौने से। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, यहाँ पे संबंध जो दिया गया क्वेश्चन में, निम्न में से सही विकल्प, इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है, लेकिन किसके आधार पर चुनना है? तो इस जो क्वेश्चन में दिया गया है पाखंड और ईमानदारी, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन निर्भर करता है कि पाखंड और ईमानदारी जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से इस ऑप्शंस में से कौन सा चीज़ संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पाखंड का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। ईमानदारी का मतलब होता है भाई सही तरीके से व्यवहार करना, ईमानदार होना। यानी कि पाखंड और ईमानदारी एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम है कह सकते हैं। तो ऑप्शंस में से कौन सा एक दूसरे से विलोम है? साहित्य दर्शन एक ही दूसरे से संबंधित है। हेकड़ी यानी कोई व्यक्ति है वो गलत काम कर रहा है, मतलब ज़बरदस्ती, मतलब कोई चीज़ मनवाना चाहता है। यहाँ पे दुर्बलता है यानी कि कोई व्यक्ति कमज़ोर है। यहाँ पे हेकड़ी से यहाँ पे किसी व्यक्ति की मजबूती का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे भी हम नहीं कह सकते कि हेकड़ी और दुर्बलता एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक। यहाँ पे अगर मजबूत होता और यहाँ पे दुर्बल होता तो आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हेकड़ी है, हेकड़ी से कोई ये नहीं पता चलता हमको कि हेकड़ी का मतलब होता है कि हम मजबूत हैं। जब ये नहीं पता चलता तो ये दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तीसरा क्या है? कभी कभी और प्रायः। कभी कभी का मतलब कोई काम हम कभी कभी करते हैं, और प्रायः का मतलब कोई काम हम रोज़ करते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। छोटा और बौना एक दूसरे के समान है। छोटा जिस प्रकार संबंधित है बौने से, यानी कि छोटा व्यक्ति ही बौना कहा जाता है, यानी कि विपरीत नहीं है, समान है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी देखते हैं हम क्वेश्चंस को यहाँ पे, जिससे आप लोगों का ज़्यादा समय ना जाए और आप लोगों को सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आप लोग को के सामने आ जाएँ, कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस प्रकार से, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिस प्रकार से हिटलर संबंधित है जर्मनी से, जिस प्रकार हिटलर संबंधित है जर्मनी से, ये हो गया क्वेश्चन। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर किससे संबंधित है? इंग्लैंड से। अब इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी लोग से गलती होगी, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हाई लेवल का है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। दूसरा है यहाँ पे बी ऑप्शन, मुसोलिनी संबंधित है आपका इटली से, ठीक है, इटली से। तीसरा है यहाँ पे ऑप्शन तुलसीदास, ठीक है, तीसरे ऑप्शन में है तुलसीदास संबंधित हैं भारत से। और चौथे ऑप्शन में है यहाँ पे डी ऑप्शन है आपका, यहाँ पे याद देखिएगा, चिनुआ अकेब, ठीक, चिनुआ अकेब संबंधित है आपके नाइजीरिया से।
ध्यान से देखिएगा। अब बताइए इन ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प चुनना है और यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में हिटलर जिस तरह संबंधित है जर्मनी से, उस तरीके से इस ऑप्शंस में से कौन संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चंस में गलतियाँ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सबसे पहले तो समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए गए। आपको पता है कि मुसोलिनी इटली से संबंधित है, शेक्सपियर इंग्लैंड से संबंधित है, तुलसीदास भारत के हैं और ये चिनुआ अकेब नाइजीरिया के हैं। ये सभी लोग इन देशों से के रहने वाले हैं और हिटलर भी आपको पता है कि जर्मनी का रहने वाला है। तो आप आंसर क्या लगाएंगे, इसमें किस तरीके से इसका चयन करेंगे कि आपका आंसर यही होगा, क्योंकि आपको पता है कि तुलसीदास 100% आप लोग क्लियर हैं कि तुलसीदास भारत के हैं। तो क्या तुरंत आप तुलसीदास भारत पे लगा के चले आएंगे? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि जो ये हैं शेक्सपियर इंग्लैंड से संबंधित, आपको पता है कि हाँ शेक्सपियर इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि हिटलर जर्मनी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जो दिए गए हैं वो इन्हीं दो देशों से संबंधित हैं। यानी कि हमारा ये देश का संबंध नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिटलर जर्मनी से है तो यहाँ पे भी देश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो हिटलर एक राजनेता था, जर्मनी का राजनेता था। आपको पता होगा ये, जब यहाँ पे दर्शाया गया कि जर्मनी का राजनेता था हिटलर, उसी प्रकार से इन चारों देशों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस देश का राजनेता था। आपको पता है तुलसीदास तो राजनेता थे नहीं, ये तो थे आपके कवि, पता है आपको तुलसीदास कवि थे। ठीक उसी तरीके से शेक्सपियर हैं आपके, और यहाँ पे चिनुआ अकेब, दोनों लोग अपने अपने देशों के क्या हैं, उपन्यासकार। ठीक है, यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेक किया गया है। चिनुआ अकेब नाइजीरिया के उपन्यासकार हैं, शेक्सपियर इंग्लैंड के उपन्यासकार हैं, तुलसीदास भारत के कवि हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुसोलिनी इंग्लैंड, यहाँ पे मुसोलिनी इटली के राजनेता हैं, यानी कि करेक्ट होगा हमारा आंसर बी ऑप्शन। जिस प्रकार हिटलर जर्मनी का राजनेता था, उसी प्रकार से मुसोलिनी इटली का राजनेता था। बाकी और तीनों जो ऑप्शन है वो कवि हैं और उपन्यासकार हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ जनरल नॉलेज भी आप लोगों का चेक किया है इसने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करता हूँ मैं। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा वीडियो को। अब जल्दी से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी जो यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये क्वेश्चन पेपर जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड, उसको भी शेयर करिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूंगा रिटन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस प्रकार से, यहाँ पे मैं उसी क्वेश्चन को जो यहाँ पे लिखा गया है उस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जिस प्रकार से रेल को बस क्या बोला गया है, रेल को क्या बोला गया है, इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, बस बोला गया है। ठीक, बस को ट्रैक्टर बोला गया है, बस को क्या बोला गया है, ट्रैक्टर बोला गया है। अब क्या बोला गया है, ट्रैक्टर को बोला गया है, ट्रैक्टर को बोला गया है यहाँ पे कार। ठीक, ट्रैक्टर को कार बोला गया है। कार को क्या बोला गया है, कार को बोला गया है यहाँ पे स्कूटर। स्कूटर को क्या बोला गया है, स्कूटर को बोला गया है यहाँ पे साइकिल। और लास्ट में साइकिल को क्या बोला गया है, साइकिल को बोला गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, साइकिल को बोला गया है यहाँ पे जीप। ये चीज़ हो गई, आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा गया है इसी को मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्या कह रहा है। इन क्वेश्चंस में आपको जो चीज़ जिसको बोला जाए, बाद में क्या बोला गया है यहाँ पे, तो खेत किससे जोता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना, तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा।
तो यहाँ पे खेत जोतने के लिए आपको पता है कि ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है वहाँ पे ऑप्शन में आपके ट्रैक्टर भी होगा, तो ट्रैक्टर मत लगाइएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल दिया गया ट्रैक्टर को क्या बोला गया, कार बोला गया, तो यानी कि ट्रैक्टर का जो वहाँ पे जो आपके आंसर में होगा वो आपका कार वाला आंसर होगा सही। जैसे वहाँ पे आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया गया, ट्रैक्टर, कार, जीप, साइकिल, तो वहाँ पे आपका जो आंसर होगा उसमें जिसमें कार बोला जाए, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि आपसे कि खेत के जोतने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको पता है ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, लेकिन ट्रैक्टर को बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कार, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा जिसमें कार लिखा होगा वो सही होगा। अगर इसी में बोल दिया जाए आपसे कि हम इसमें से पटरी पे कौन चलता है, इसमें से पटरियों पे कौन चलता है, तो आप कहेंगे कि बस, क्योंकि आपको पता है कि पटरी पे सिर्फ रेल चलती है, लेकिन रेल को बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है बस। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे बोला गया कि खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो कार का प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि ट्रैक्टर को हम कार बोल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देके कंसंट्रेट होकर इस तरीके से लिख लिया करिए, जिससे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है उसको क्या बोला जा रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों का 5वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूँ। अब 6वां क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, ये आपके सॉल्व करने के लिए है। यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है आपका दिशा दूरी से। 6वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, उसको पढ़िए ध्यान से और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है 6वां क्वेश्चन कि सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। सोहन जो था वो उत्तर की ओर गया 10 किलोमीटर, लेकिन वहाँ से वो वापस मुड़ता है उसी पथ पे और 6 किलोमीटर वापस आता है दक्षिण की ओर। ठीक, अब वहाँ से वो क्या करता है, वो वहाँ से पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। अब बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से सोहन कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे आपसे मैंने बोला था जब भी दिशा दूरी का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले इस तरीके से बना लीजिए, फटाक से इस तरीके से 4 दिशाएं बनाइए। और यहाँ पे आपको पता है कि ये होता है पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण। ठीक, ये होता है, आपको मैंने अच्छे से पढ़ा है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ बोल रहा है सोहन जो है वो अपने घर से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है, लेकिन बोल रहा है कि वहाँ से वो वापस उसी पथ पे वापस वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आता है। यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर था, लेकिन यहाँ से वो 6 किलोमीटर वापस आ गया, यानी कि यहाँ तक मान लीजिए 6 किलोमीटर है, यहाँ तक 6 किलोमीटर वापस आ गया। अब यहाँ से इस पॉइंट से वो मुड़ता है पूर्व की तरफ, जाता है 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक गया 3 किलोमीटर। अब पूछ रहा है यहाँ पे जहाँ पे सोहन है लास्ट में, वहाँ से उसके घर की प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया था जब भी दूरी पूछे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, कम से कम दूरी निकालते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये पथ से चलना शुरू करिए, यहाँ तक आइए, यहाँ से फिर यहाँ तक, ऐसा नहीं होता। आपको सीधे यहाँ से लेके क्या करना है, यहाँ पे मिलाना है, ये जो दूरी होगी आपको यही पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि आपको ये दूरी पता है कि 3 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर थी, उसमें से 6 किलोमीटर तय करके यहाँ तक आ चुका है। बचा हुआ क्या था, यहाँ पे 4 किलोमीटर बचा था, 10 में से 6 तो वापस आ गया था, बचा था ये 4, तो 4 ये हो गया, 3 हो गया। तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या लगता है, यहाँ पे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अंडर रूट में आज आपका आ जाएगा अंडर रूट 25, 16 9 25 होता है। यहाँ से अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। 5 किलोमीटर की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर उसके घर से उसके प्रारंभिक बिंदु से उसकी जो अभी लास्ट पॉइंट पर दूरी है वो 5 किलोमीटर है। ठीक, किलोमीटर है तो किलोमीटर में, मीटर में है तो मीटर में आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका 6वां क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को 6वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन भी अच्छा है। आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं आप देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ और एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस बार भी, इस चीज़ की आप ध्यान दीजिएगा। तो सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इसी बेस्ड पे, इसी तरीके के क्वेश्चन बेस्ड वहाँ पर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में रखिए। नीचे दिए गए
शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में रखिए। किसको रखना है? जो शब्द दिए गए हैं नीचे। अब कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? पहले नंबर पे है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिला। पहले नंबर पे है जिला। दूसरे नंबर पे है आपका यहाँ पे गांव। तीसरे नंबर पे है आपका यहाँ पे राज्य। चौथे नंबर पे है आपका यहाँ पे तहसील। ठीक, तहसील। और पांचवें नंबर पे है आपका यहाँ पे राष्ट्र। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में रखिए। अर्थपूर्ण क्रम में यानी कि उसका कोई न कोई क्रम में रखिए तो उसका कोई न कोई अर्थ निकले। और यहाँ पे 5 यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा A, B, C और D, 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से देखिए पहला ऑप्शन है 2, 4, 1, 3, 5। दूसरा ऑप्शन है 2, 4, 1, 5, 3। तीसरा ऑप्शन है 4, 2, 1, 3, 5। और चौथा ऑप्शन है 2, 1, 4, 5 और 3। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बोला गया है 5 यहाँ पे शब्द दे दिए गए हैं। उसी 5 शब्द को यहाँ पे क्रम में रखा गया है, आगे पीछे करके रखा गया है। आपको उस ऑप्शन को यहाँ पे चुनना है जिसका कोई ना कोई सही तरीके से अर्थ निकल रहा हो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 तरीके से आपका आंसर दे सकता है। 2 तरीके से आंसर का मतलब है, या तो वो आपके बड़े से छोटे की तरफ चलेगा या फिर छोटे से बड़े की तरफ चलेगा। कोई ना कोई वहाँ पे आपके ऑप्शन वहाँ पे जो होगा उसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो आपको देखना पहले ऑप्शन किस तरीके से जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले देखना है ऑप्शन किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले क्या लिखा गया है, सबसे पहले देखेंगे कि 2 है, 2 है, 2 है, 3 में 2 लिखा गया, 1 में 4 लिखा गया है। यानी कि 2 पे कौन है, गांव है, और 4 पे कौन है, तहसील है। यानी कि आपका जो है, जो यहाँ पे आंसर लिखा गया है वो छोटे से बड़े की तरफ लिखा गया, क्योंकि बड़ा अगर बड़े से छोटे तरफ की तरफ लिखा जाता तो आपको पता है कि सबसे बड़ा इस ऑप्शंस में राष्ट्र है। राष्ट्र मतलब देश, पूरा देश सबसे बड़ा है, और आपको पता है कि गांव सबसे छोटा होता है। तो आपका राष्ट्र तो कहीं दिख नहीं रहा, 5 नंबर का ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा यहाँ पे, यानी कि हमारा छोटे से बड़े की तरफ चला गया है। अब आपको ये बताना है कि गांव बड़ा होता है कि तहसील बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले पोजीशन पे 2, 2 और 4 है। आपको 2 ही यहाँ पे कंपेयर करना है। 2 नंबर पे गांव है, 2, 2 और 2, और चौथे नंबर पे आपका क्या है, तहसील है। तो यहाँ पे तहसील आ गया। आपको बताना है गांव बड़ा होता है कि तहसील, तो आप कहेंगे कि गांव आपका छोटा होता है, तहसील बड़ा होता है। ठीक, एक तहसील के अंतर्गत कई गांव आते हैं, यानी गांव सबसे छोटा है। यानी कि हमारा ये कंफर्म हो गया कि 2 सबसे पहले आएगा, फिर हमारा उसके बाद जो भी आएगा देखा जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन पता चल गया गलत हो गया, ये गलत हो गया। 4 नंबर नहीं आएगा सबसे पहले, तहसील नहीं आएगा। अब 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। अब इसके दूसरे नंबर पे चलेंगे, गांव के बाद यहाँ पे देखिए 4 है, 4 है और 1 है। 4 पे कौन है, तहसील है, और 1 पे क्या है, जिला है। आपको पता है कि जिला आपका बड़ा होता है तहसील से, यानी कि 2 के बाद आपका 4 आएगा, 1 तो नहीं आएगा। तहसील पहले आएगा, फिर जिला आएगा। ये भी गलत हो गया। बचा 2 ही ऑप्शन यहाँ पे, 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। अब उसके बाद देखेंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे ऑप्शन में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों तो यहाँ पे हम चेक कर लिए। अब देखिए कि 1 के बाद, यानी कि यहाँ पे 1 पे क्या है, जिला। जिला के बाद क्या आएगा, 3 नंबर पे जो है वो आएगा, या फिर 5 नंबर पे जो है वो आएगा। 3 नंबर पे क्या है, राज्य है, और 5 नंबर पे राष्ट्र है। आपको पता है कि राज्य छोटा होता है राष्ट्र से, तो राज्य पहले आएगा, फिर राष्ट्र आएगा। यानी कि राज्य पहले आएगा, फिर राष्ट्र आएगा। यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, यानी कि हमारा जो सही यहाँ पे क्रम बनेगा अर्थपूर्ण, वो बनेगा गांव, तहसील, जिला, राज्य, फिर राष्ट्र। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करिए जल्दी से। 7वां क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, और जो समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा अगर आप लोग यहाँ पे वीडियो मेरी देख रहे हैं तो।
बस पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, 100% मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को 100% हेल्प मिलेगी आप लोगों के पेपर में। 7वां क्वेश्चन हो गया, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे किसके आधार पे चयन करना है, यहाँ पे दिया गया है भार दिया गया है तथा किलोग्राम दिया गया है, भार तथा किलोग्राम, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन। अब ऑप्शन यहाँ पे जिसमें से आपको चयन करना है, ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन है आपका मील संबंधित है आपका किससे, लंबाई से, मील संबंधित है लंबाई से। दूरी संबंधित है किलोमीटर से। अगला है ऑप्शन यहाँ पे पाउंड संबंधित है माप से। और चौथा यहाँ पे ऑप्शन है आयतन संबंधित है आपका किससे, द्रव से। अब यहाँ पे आपको समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एक आपको यहाँ पे दे दिया गया है बेस, इसके आधार पे आपको चुनना है इसमें क्या रिलेशन है, उसी आधार पे यहाँ पे रिलेशन आपको स्थापित करना है। यहाँ पे बोला गया भार, जिस तरीके से भार तथा किलोग्राम, भार को आपको पता है कि किलोग्राम की सहायता से हम भार को मापते हैं, किसी चीज़ की भार को आप किलोग्राम में मापते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हमको पता करना है कि हमारा यहाँ पे कौन सी यहाँ पे राशि सही है। मील है जो लंबाई, तो बिल्कुल गलत है। आप मीटर में इसको, आप लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, मील का प्रयोग करते नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा है दूरी और किलोमीटर। आपको पता है कि दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का, कितने दूर गए कितने किलोमीटर गए, इसी तरीके से होता है ना, इसको दूरी को किससे मापते हैं, किलोमीटर से। यानी कि हमारे ये रिलेशन सही हो गया। आगे का भी चेक कर लीजिए, पाउंड होता है माप का, पाउंड होता नहीं होता माप का, यहाँ पे भार का होता है पाउंड एक तरीके से, लेकिन ये भी भार का भी आपका किलोग्राम ही होता है। ठीक है, तो माप का नहीं होता, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत था। और उसके बाद आयतन होता है जो द्रव का, ये भी गलत है। लीटर होता है आपका, ठीक है, और लीटर होता है यहाँ पे किसका, द्रव्यमान का। ठीक है, तो ये भी गलत है। यानी कि आपका जो सही होगा दूरी और किलोमीटर सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, कैलेंडर से है, इसको इरेज कर दूं पहले मैं। 9वां क्वेश्चन है कैलेंडर से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कैलेंडर से, बट हाँ ये है कि कंसंट्रेट होकर ही क्वेश्चन करना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत नंबर देके चला जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 9वां क्वेश्चन, यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है, बुधवार है, ऐसे आज सोमवार है लेकिन आज बुधवार यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक, क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में देगा इसलिए यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ आज के पेपर का क्वेश्चंस का, नहीं तो मैं यहाँ पे ऑप्शन से नहीं कराता, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऑप्शन से नहीं करना चाहिए, आपको क्वेश्चन खुद से करना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन में देखिए कि वो आंसर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, कॉन्फिडेंस तभी आता है आपका। यहाँ पे है मंगलवार, मान लीजिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, या फिर शुक्रवार। ठीक, ये 4 आपके ऑप्शन हो गए। बोला है यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद, यानी कह क्या रहा है क्वेश्चन कि आज बुधवार है लेकिन जो आने वाला रविवार है उसके 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आपको बस प्लॉट करना है क्वेश्चन को। आज बुधवार है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, बुधवार है, ठीक। आगामी रविवार यानी कि आने वाला जो रविवार है, बुधवार के कितने दिन बाद रविवार आएगा, बृहस्पतिवार, यहाँ पे 1, शुक्रवार 2, शनिवार 3, और यहाँ पे जाके चौथे दिन आपका आएगा, आपका क्या आएगा, रविवार आएगा, रविवार आएगा चौथे दिन बुधवार के बाद। इसके 25 दिन बाद पूछा है कि कौन सा दिन होगा, इसके रविवार के 25 दिन बाद पूछा है कौन सा दिन होगा। तो आप बुधवार से निकाल लीजिए कि कितने दिन बाद पूछ रहा है। बुधवार के बाद 1, 2, 3, 4 तो आपका रविवार ही है, लेकिन इसके 25 दिन बाद यानी 25 ये और 4 ये 29 दिन बाद पूछा है। 25 + 4 29 होता है, 29 दिन बाद यानी बुधवार के 29 दिन बाद पूछा है कौन सा दिन होगा। आपको पता है कि 7 से अगर भाग दे देते हैं तो जो शेष बचता है उसी को इस बुधवार में जोड़ देंगे। आपको पता है 7 चौक 28, यानी कि शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा शेष। 1 शेष बचा तो बुधवार में प्लस कर दीजिए 1, आपको पता चल गया बुधवार से 1 आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा, बृहस्पतिवार। कैसे किया गया आपको आना चाहिए, ये आपका ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि मैंने कैलेंडर के टॉपिक में डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करते हैं, देखते हैं अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते चलिए। ठीक है, ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लोगों को 10वां क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी दिक्कत होती है, तो 10वां क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए आरेख में दिए गए आरेख में सही आरेख को चुनें। सही आरेख चुनें। यहाँ पे आरेख दिया गया है और किसके आधार पे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है फल, सब्जी और लास्ट में दिया गया है सेब। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, फल, सब्जी और सेब। और यहाँ पे अब ऑप्शन में आपके पास आरेख है। ठीक है, यहाँ पे पहला आरेख है इस तरह से, आपका वेन डायग्राम एक तरह से कह सकते हैं ये। दूसरा आरेख है तीसरा आरेख है और चौथा आरेख है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, इस तरह से आपके क्वेश्चन को दर्शाया गया है, प्लॉट किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए आपके तो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दिए गए आरेख में सही आरेख आपको चुनना है। पहले तो जो आरेख सही बनेगा, ये दिया गया है जो, उसी को चुनना है, गलत वाले को नहीं चुनना है, नहीं तो नंबर गलत कट जाएंगे आप लोगों के। यहाँ पे दिया गया फल दिया गया है, सब्जी दिया गया है और सेब दिया गया है। आपको पता है कि
फल जो है और सेब है, सेब आपका एक फल है, यानी कि सेब जो है वो फल के अंतर्गत आता है, और सब्जी क्या फल है और सेब से कहीं ना कहीं टच हो रहा है, कहीं कहीं संबंध रख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, सब्जी जो है वो अलग है, लेकिन जो आपका सेब है वो फल के अंतर्गत आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। फल जो है वो सेब को अंदर अपने ले लेगा। आपको पता है ना कि जो सेब है, केला है, संतरा है, ये सारे के सारे फल हैं। तो आपका जो सेब है वो एक प्रकार का फल है, लेकिन सब्जी जो है वो ना तो फल से संबंधित है ना तो सेब से संबंधित है, तो वो अलग हो जाएगी। इसमें कौन सा दर्शा रहा है? ये नहीं दर्शा रहा है, तीनों एक दूसरे के अंतर्गत है। ये दर्शा रहा है दोनों जो है वो एक दूसरे के अंतर्गत है, ये भी गलत हो गया। तीनों एक दूसरे से संबंधित है, ये भी एक दूसरे से गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका फल का, ठीक। फल के अंतर्गत क्या आया? आपका आ गया सेब, और आपका ये हो गया सब्जी, ठीक। सब्जी किसी प्रकार से संबंधित नहीं है इन दोनों से, तो इसका ग्राफ अलग बनाए, और फल के अंतर्गत सेब आया है, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन हो गया हो तो जल्दी से नोट करिए, समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझाने का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो रोक के नोट कर लिया करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं देता हूँ, तो इसका बस एक ही तरीका है कि वीडियो रोकिए और नोट करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को समय दूंगा नोट करने का काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और कम समय में जब आप लोग वो नॉलेज ले सकते हैं तो ज़्यादा समय गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का, ठीक। ध्यान से देखिएगा। यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखिए आ गया होगा। बोल रहा है क्वेश्चन, यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से किस पोजीशन पे हैं? दोनों सिरों से यहाँ पे गिना जाए तो 12वें नंबर पे हैं। किसी कतार में है और दोनों सिरों से आप गिनना, अगर दाहिने तरफ से गिना जाए या बाएं तरफ से गिना जाए, तो दोनों तरफ से आप 12वें नंबर पे हैं। तो टोटल पूछ रहा है कि कतार में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे है, ये मान लेते हैं लेफ्ट, यहाँ से यहाँ तक कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे हो गया आपका राइट, और इस तरफ से गिन रहे हैं तो भी आप 12वें नंबर पे हैं, ठीक। इस तरफ से गिन रहे हैं तो, और इस तरफ से गिन रहे हैं बाएं तरफ से, तो भी 12वें नंबर पे हैं। तो बोला गया पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। जब किसी व्यक्ति की दोनों तरफ से दूरी पता हो तो आपको पता है ट्रिक, दोनों तरफ की दूरी जोड़ दीजिए, 12 दूनी हो जाएगा 24 माइनस 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 23। ये हो गया आपका ट्रिक। दोनों तरफ की दूरी जोड़ दीजिए, 12 दूनी 24, उसमें से घटा दीजिए। क्यों घटाते हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से दूरी एक ही व्यक्ति की गिनी गई है, यानी कि बाएं तरफ से भी यहाँ पे गिनी गई है और दाहिने तरफ से भी गिनी गई है। एक ही व्यक्ति की दूरी दो तरफ से गिनी गई है, यानी कि 2 बार उसको जोड़ा गया है। यानी लेकिन हमको लेना तो एक ही पोजीशन पे हम बैठे हैं, तो हमको तो गिनना एक ही बार था, लेकिन हमने दोनों तरफ से दूरी गिन ली, यानी कि एक ज़्यादा गिन ली है उसमें से, इसीलिए हम एक घटा देते हैं तो हमारी एग्जैक्ट दूरी आ जाती है। इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो भी। 12 नंबर पे है, यहाँ पे हम खड़े हैं तो 12 नंबर पे हैं। इस तरफ से भी गिना जा रहा है तो भी 12 नंबर, इस तरफ से गिना जा रहा है तो भी 12 नंबर, यानी कि हमारे दाहिने तरफ यहाँ पे 11 लोग होंगे, तभी तो हमको 12 नंबर आ रहे हैं यहाँ से। इस तरफ भी 11 लोग होंगे, तभी तो हम इस तरफ से 12 नंबर पे आ रहे हैं, यानी कि 11 1 22 और 1 खुद प्लस 1, आपका आ जाएगा आंसर 23। तो आशा करता हूँ आप लोगों को 11 नंबर का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई हैं। दिशा दूरी हो गया, चाहे डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, रैंकिंग हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई हुई हैं। तो अगर देखना है, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, तो अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो उसको देख के आप प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी बीएड 2021 रीजनिंग की, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है यदि P का अर्थ प्लस है, बोल रहा है यदि P का अर्थ क्या है? P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है क्या है? माइनस, R का अर्थ है डिवाइड, और यस का अर्थ है गुणा, ठीक। तो यहाँ पे एक समीकरण लिखा गया, उसको सॉल्व करके बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। समीकरण क्या है? 16 यस 60, ठीक।
R10 Q6 P7 बराबर आपको बताना है आंसर क्या आएगा। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। बस यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं SRQP, इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है कि इसका मतलब क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग। अब देखना है कि यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 16। अब यस का मतलब क्या है, तो यस का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे गुणा का साइन लगा दीजिए, 60 आ गया। आर का मतलब क्या होता है, भाग, भाग का साइन लगा दीजिए, यहाँ पे 10 लिख दीजिए। क्यू का मतलब क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, 6 हो गया। और पी का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे लास्ट में प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बॉडमास रूल लगा दीजिए, बॉडमास सबको पता होगा, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, यानी कि ये वाला सबसे पहले होगा, तो यहाँ पे 16 गुणा 60 में 10 का भाग देंगे तो 10 छक्के 60, 6 बार कट जाएगा, माइनस 6 प्लस 7। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि गुणा करेंगे, 16 छक्का 96 माइनस 6 प्लस अब 7। पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं, लेकिन आपको पता है कि प्लस माइनस अगर एक समीकरण में है सिर्फ प्लस माइनस, तो आपका कोई भी अंतर नहीं आएगा, चाहे पहले जोड़ के घटाइए या फिर घटा के जोड़िए। जोड़ के घटाएंगे यानी कि 7 को जोड़ेंगे 96 में, तो क्या आएगा, 104 आएगा, ठीक है, 103 आएगा। 103 में से 6 घटा देंगे तो आपका 97 आएगा। उसी प्रकार से अगर 96 में से हम 6 घटा देते हैं तो 90 आएगा, 90 में फिर 7 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 97, आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 97। ऑप्शन नहीं दिया था मैंने, यहाँ पे भूल गया था, लेकिन आपका आंसर कैसे आएगा आप लोगों को मैंने क्वेश्चन डिटेल में यहाँ पे आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों से कि लाइक करते चलिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि बोला गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी, डिटेल में देखिएगा लिख रहा हूँ क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा में मास्टर को क्या लिखा गया है, एन, नीचे लिख दे रहा हूँ इसको, इस तरीके से आप भी लिखने की कोशिश करिएगा, इससे आसान हो जाता है। MCVX JX, ठीक। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डॉक्टर को, ठीक, कैसे लिखा जाएगा, डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन है ये। जल्दी से क्वेश्चन पहले नोट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है आपसे कि किसी भी सांकेतिक भाषा में, अगर कोई सांकेतिक भाषा है उस भाषा में आपको मास्टर दिया गया है, यहाँ पे मास्टर दिया गया है, उसको क्या लिख रहा है, NCVX JX, तो उसी पैटर्न पे डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर को कैसे इस भाषा में लिखा गया है, मास्टर को किस तरीके से अगर लिखा गया है, ये वाला कैसे कोड भाषा, क्या कोडिंग की गई है कि हमको ये प्राप्त हुआ है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग में, यम से एन कैसे पहुँचेंगे, आप कहेंगे +1, ए से सी कैसे पहुँचेंगे, ABC +2, एस से V कैसे पहुँचेंगे, TUV यानी कि +3। आपको अगर नंबरिंग याद है ना, प्लेस वैल्यू याद है सभी अक्षरों की, तो आप लोग आराम से कर लेंगे। T का होता है 20, X का होता है 24 यानी कि +4, E का होता है 5 और यहाँ पे होता है J का 10 +5, R का होता है 18 और X का होता है 24, 18 6 24 यानी कि
+1 +2 +3 +4 +5 +6 ये पैटर्न आपको पता चल गया कि है। तो डी में +1 करेंगे तो ई आएगा, ओ में +2 करेंगे क्यू आएगा, सी तीसरे पे है, छठे पे क्या होता है आप कहेंगे एफ होता है, टी आपका होता है 20 पे, 24 पे क्या होता है एक्स होता है जैसे वहाँ पे था चौथे नंबर पे, ओ आपका है 15 नंबर पे, आप उसमें 5 जोड़ेंगे 20 आएगा, टी आ जाएगा, आर आपका है 18 पे 6 जोड़ेंगे एक्स आ जाएगा 24। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ई क्यू एफ एक्स टी एक्स। ठीक है, आपका आंसर आ गया ई क्यू एफ एक्स टी एक्स। कैसे किया गया है आप लोगों को पता चल गया होगा, +1 +2 +3 +4 +5 और +6। क्वेश्चन जल्दी कैसे होगा, आपको अगर प्लेस वैल्यू सभी की याद है, ए से लेके जेड तक का आप अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में 13 क्वेश्चन रखते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो बन रही है इसलिए यहाँ पे, क्योंकि मैं समझाता भी हूँ अच्छे से आप लोगों को, इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। लेकिन ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को मैं 2 पेपर ज़रूर करा दूंगा प्रीवियस ईयर का, जो 2020 का है 2019 का है मेमोरी बेस्ड, जिससे आप लोगों का कम से कम 50-50 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएँ। और उन 100 क्वेश्चन में से आप देखेंगे कि 50 क्वेश्चन जो आपके आएंगे उसमें से 20-25 क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही होंगे, सेम इसी पैटर्न पे होंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है पैटर्न थोड़ा सा बस चेंज करते हैं, नंबरिंग उनकी चेंज करते हैं, उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन पैटर्न आपका सेम रहता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर वो यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका 10 दिन बचा हुआ है, मुश्किल से 10 से भी कम दिन बचा हुआ है। और एडमिट कार्ड जाके आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। 28 तारीख के बाद फिर से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा वेबसाइट पे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और सारी चीज़ें आप आधार कार्ड की एक कॉपी रख लीजिएगा, आप ओरिजिनल तो ले जाइए लेकिन 1 से 2 कॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि आपका 2 पेपर होता है, 2 शिफ्ट में पेपर होता है, तो 2 कॉपी करा लीजिएगा, 2 रुपये लगेगा। इसके लिए आप लोग क्या होता है, कभी कभी ये आपके नेसेसरी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आधार की फ़ोटोकॉपी मांग लेते हैं। तो अगर आप खुद से ले जाएंगे पहले से तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्ज़ाम टाइम में आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे आप लोग देखेंगे कि आधार कार्ड अगर उस सेंटर पे नहीं मांग रहा है, फ़ोटोकॉपी नहीं मांग रहा है, सिर्फ ओरिजिनल देख के अंदर एंट्री मिल जा रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ पे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा करते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि आप जाइए फ़ोटोकॉपी करा के लाइए। तो आप एग्ज़ाम टाइम में उसके 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले दौड़ेंगे बाइक से, और अनजान जगह पे गए रहेंगे तो आपको वहाँ पे फ़ोटोकॉपी की दुकान भी नहीं पता रहेगी। तो इसके लिए पहले से बच के रहिए। आप जो भी एडमिट कार्ड के साथ जो ले जा रहे हैं आप आइडेंटिटी प्रूफ, उसकी 2 कॉपी लेके जाइए, और एडमिट कार्ड की भी 2 कॉपी रख लीजिए, एक पहले शिफ्ट के लिए, एक दूसरे शिफ्ट के लिए। ठीक है, जिससे 2-3 रुपये में आपका कुछ नहीं जाएगा, आप सिक्योर हो जाएंगे, आपको दौड़ने धूपने से बच जाएंगे आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसकी नेसेसरी चीज़ें नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेके रखिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।